वेलकम टू कोकणार कॉलेज क्लासेस। आज का लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं और आज इसके पहले जो लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर हम देख रहे थे यूरिन फॉर्मेशन। अभी देखो मित्रों, मतलब जो यूरिन फॉर्मेशन है एक किडनी का फंक्शन है, लेकिन यूरिन बनने के लिए तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। पहली प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसे ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। दूसरी प्रोसेस है सेलेक्टिव रिअब्सॉर्प्शन और तीसरी प्रोसेस है ट्यूबुलर सिक्रेशन। एक्चुअली तीनों प्रोसेस का जो कोऑर्डिनेशन है, तीनों प्रोसेस के कोऑर्डिनेशन से हमारा यूरिन बनता है, लेकिन इसके अंदर कई सारे मतलब छोटे-छोटे पॉइंट्स इन्वॉल्व है और इसलिए यूरिन फॉर्मेशन जो किडनी करती है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन हम इसको सिंपल बनाने वाले हैं। ओके, लेकिन आप देख सकते हैं कि किडनी के अंदर कितने छोटे-छोटे पॉइंट यहाँ पर है, जो यूरिन बनते हो कितने छोटे-छोटे पॉइंट है, इस पर आपको ध्यान देना और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है क्योंकि आपकी किडनी यूरिन कैसे बनाती है। ओके, अभी तक आपको जो लग रहा था कैजुअली, मतलब हमें कुछ फील नहीं होता है जब हमारे बॉडी में यूरिन बनता है, लेकिन किडनी बहुत ही माइन्यूटली आप देखेंगे कि प्रोसेसिंग करके आपके बॉडी में यूरिन बना रही है और ये यूरिन बनता कैसे है, फाइनल यूरिन बनता कैसे है वो हमें देखना। उसमें से एक प्रोसेस ऑलरेडी हमने फिनिश किया लास्ट लेक्चर में, that is ultra filtration, that is a globular filtration that take place in glomerulus। और आपने यहाँ पर देखा था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस थी और आप देखेंगे ग्लोमेरुलस 50 कैपिलरीज का टफ्ट है, गुच्छा है, एनास्टोमोसिस कॉम्प्लेक्स है, that is a cross connection of two arterioles है। वहाँ पर आप देखेंगे कि फेनेस्ट्रेटेड आर्टरीज है, मतलब these are specially for the filtration के लिए उनको बनाया गया है और वो प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस थी और वहां पर फिल्ट्रेशन करवाने के लिए वहां पर आपने देखा था कि वहां पर एक नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेटिंग प्रेशर देखा था। तो लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया था कि इफेक्टिव फिल्ट्रेटिंग प्रेशर है 10 mmHg। ओके, तो 10 mmHg हमने यहाँ पर इफेक्टिव फिल्ट्रेटिंग प्रेशर देखा था और आप देख रहे हैं कि 10 mmHg इफेक्टिव फिल्ट्रेटिंग प्रेशर जब आता है तो यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। ओके, और यहाँ पर जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है तो आपने देखा है कि ब्लड के जो ब्लड सेल और प्लाज्मा प्रोटीन कंपोनेंट छोड़कर प्लाज्मा के ऑलमोस्ट ऑल कंपोनेंट्स आर गेट फिल्टर एक्सेप्ट द प्लाज्मा प्रोटीन, दैट्स द फिनोमेनन इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। या फिर यहाँ पर एफरेट डिफरेंट के डायमीटर की वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है दैट्स व्हाई इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो हमने देखा था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस होने की वजह से वहां पर जो फिल्ट्रेशन हो रहा है दैट इज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उसका भी मैंने आपको डिटेल याद करवाया था। अगर आपको फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन याद आ रहा है तो हमने देखा था कि वो ग्लोमेरुलस का एंडोथेलियम, फिर उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर आपने देखा था कि जो विस्करल मेम्ब्रेन है उसके अंदर पोडोसाइट्स है उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके थ्रू आपने देखा था कि फेनेस्ट्रा दैट इज ओपनिंग ऑफ कैपिलरीज एंड द फिल्ट्रेशन स्ट्रिप, उसके थ्रू ब्लड का यानी प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होता है। और लास्ट टाइम अगर आपको याद आ रहा है तो वो एक पॉइंट आप कलेक्ट करना चाहेंगे कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है दैट एक्ट एज अ बैरियर, और उसी बैरियर के वजह से आप देखेंगे कि जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल है यहाँ पर फिल्टर होते नहीं है। जो प्लाज्मा में डिसॉल्व मॉलिक्यूल्स है जिनकी साइज छोटी है दे ओनली गेट फिल्टर, लेकिन जब वो यहाँ पर फिल्टर हो गए तो वहां पर यूजफुल हार्मफुल एक क्राइटेरिया अप्लाई नहीं हुआ है। और एक आप देखेंगे कि यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नॉन सिलेक्टिव होने के वजह से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रोसेस नॉन सिलेक्टिव होने के वजह से हमें दूसरी स्टेप लेनी पड़ी, कौन सी? सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। मतलब ध्यान रखना कि पहली प्रोसेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नॉन सिलेक्टिव है और दूसरी प्रोसेस है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन है और तीसरी प्रोसेस क्या है? ट्यूबुलर सिक्रीशन है। ओके, तो पहले हम सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन फिनोमेनन को समझते हैं और नेफ्रॉन के कौन से हिस्से से कौन सा मॉलिक्यूल रीअब्सॉर्ब होना है। सबसे पहले ध्यान देना कि सिलेक्टिव, तो सिलेक्टिव का मतलब ध्यान रखना कि सिलेक्टिव मतलब यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड मटेरियल यहाँ पर क्या होने वाला है? रीअब्सॉर्ब होने वाला है। सिलेक्टेड मटेरियल यहाँ पर रीअब्सॉर्ब होने वाला है और रीअब्सॉर्प्शन मतलब उसका फिर से एक बार एब्सॉर्प्शन होने वाला है, उसका फिर से एक बार एब्सॉर्प्शन होने वाला है। मतलब जो ब्लड से ऑलरेडी फिल्टर हो गया है उसको हम वापस ब्लड में एब्सॉर्ब करने वाले हैं। और ये सब सीखते वक्त मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया। एक्चुअली दो डायग्राम हमारे पास है और ये डायग्राम भी है, दोनों मिलकर हमें समझना है। तो कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर दिखा है, कुछ पॉइंट यहाँ पर दिखा है और इससे वो डायग्राम थोड़ी डिटेल है। ओके, और यहाँ पर ये बहुत मेन पार्ट है इस चैप्टर का
ये चैप्टर का मेन पार्ट है, क्योंकि अगर आपको इस चैप्टर का मेन पर्पस यही था कि स्टूडेंट को यूरिन बनता कैसे है और यूरिन बनाने में नेफ्रॉन का रोल क्या है, ये समझना मतलब ये चैप्टर समझना है। ओके, तो इसके लिए आपको पास्ट नॉलेज पूरा अच्छे से एक बार रिफ्रेश करते हुए इस टॉपिक के अंदर हमें एंटर करना है। और इसके अंदर कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि देखो यूरिन जो कैसे बन रहा है, आज तक इतने साल हो गए हमें कोई बात पता नहीं थी, और आज हमें पता चलने वाला है कि किडनी कितनी मेहनत करती है बच्चों के लिए। तो किडनी कितनी नेफ्रॉन मेहनत करती है, हमारे किडनी का एक एक नेफ्रॉन डे नाइट काम कर रहा है, डे नाइट काम कर रहा है, और हमारे ब्लड पर कांस्टेंट मॉनिटरिंग रखा जा रहा है। हमारे ब्लड में कौन से आयरन होने चाहिए, कौन से आयरन उसमें से निकालना है, कौन सा प्रोडक्ट को रीअब्सॉर्ब करना है, कौन से मटेरियल को रीअब्सॉर्ब करना है, किसे एक्सिट करना है, यानी इस पर एक पूरा 24 आवर्स कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग करने का काम किडनी कर रही है। ओके, तो नेचुरली हम किडनी को मतलब ध्यान रखना कि हम थैंक यू कहेंगे किडनी को। और चलो आज हम नेफ्रॉन के अंदर कौन से पार्ट में क्या सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है इस पर हम ध्यान देते हैं। लेकिन इसके पहले कुछ डाटा हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आपको पता है कि किडनी जो रहती है, किडनी के अंदर हमें दो किडनी और दो किडनी के अंदर 1100 से 1200 ml ब्लड ट्रांसफर होता है पर मिनट, यानी दो किडनी को मिलकर अगर 1200 जा रहा है तो एक किडनी के लिए 600 ml होता है, यानी एक किडनी को 600, एक किडनी को 600। और इस तरह से आप देखेंगे हम एवरेज करें, थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली दोनों किडनी में हमारी एक साइज की होती नहीं है। ओके, तो इसलिए हम एवरेज कहते हैं, उसमें कम ज्यादा डिपेंड्स ऑन दैट इंडिविजुअल आल्सो, उसके बॉडी, उसकी हेल्थ, उसकी एज, बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन हम जो भी डाटा यहाँ पर देते हैं वो एवरेज डाटा कहते हैं। तो हमने क्या देखा, एक मिनट के अंदर एक किडनी को 600 ml, तो दोनों किडनी के ऊपर 1100 से 1200 ml ब्लड जा रहा है, दैट इज 1/5 ऑफ द ब्लड पंप बाय द हार्ट। ओके, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पर सीखा है। फिर हमने देखा कि एक्चुअली अगर इतना ब्लड अगर एक मिनट में जा रहा है तो 24 घंटों के अंदर मतलब 24 आवर्स के अंदर, एक दिन के अंदर 1600 लीटर ब्लड किडनी को जाता है, और 320 बार वो किडनी में क्या होता है, फिल्टर होता है, क्योंकि हमारा ब्लड 5 लीटर है तो 320 टाइम पूरा ब्लड आपका फिल्टर हो रहा है। और हमने ये भी देखा था यहाँ पर कि रीनल प्लाज्मा फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो मतलब क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं यहाँ पर रीनल प्लाज्मा फ्लो मतलब अगर 1200 ml ब्लड जा रहा है, अगर देखो सिंपल पॉइंट है, अगर 1200 ml ब्लड जा रहा है तो उसमें से प्लाज्मा 55% होगा, तो 55% प्लाज्मा यानी 1200 ml के 55% यानी अबाउट 650 ml, दैट इज कॉल्ड रीनल प्लाज्मा फ्लो कहते हैं। यानी इसका मतलब रीनल यानी किडनी के अंदर अगर आप देखो 1200 ml अगर ब्लड आ रहा है तो ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है, यानी 650 ml प्लाज्मा यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर मतलब ध्यान रखना कि हम नेफ्रॉन को रिप्रेजेंटेटिव करके दिखाते हैं, लेकिन ये पूरे ऑल नेफ्रॉन मिलकर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर 650 ml प्लाज्मा आ रहा है, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या पूरा प्लाज्मा यहाँ पर फिल्टर होता है? क्या पूरा उतने क्वांटिटी का प्लाज्मा यहाँ पर फिल्टर होता है? तो नहीं। तो यहाँ पर जो प्लाज्मा आ रहा है, ब्लड आ रहा है 1200 ml, प्लाज्मा आ रहा है उसके 55% एंड 650 ml, दैट इज कॉल्ड रीनल प्लाज्मा फ्लो। लेकिन उसमें से जीएफआर कितना बन रहा है? जब 650 ml यहाँ पर प्लाज्मा आता है तो रीनल आप देखेंगे कि यहाँ पर फिल्ट्रेट जो बनता है 125 ml बन रहा है। कितना बन रहा है? 125 ml। ये सब कैलकुलेशन हमने लास्ट टाइम में आपको मैंने बोर्ड पर लिख के दिया, आप उसके लिए पीछे का लेक्चर रेफर कर सकते हो। तो उसी को हम थोड़ा सा दोहरा रहे, तो 650 ml यहाँ पर फिल्ट्रेट मतलब प्लाज्मा आया था, उसमें से 125 फिल्ट्रेट बन रहा है, और इनका रेशियो अगर हम लेते हैं, इसी रेशियो को हम कहते हैं दैट इज अ फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन मतलब क्या है कि जीएफआर डिवाइडेड बाय रीनल प्लाज्मा फ्लो, जीएफआर डिवाइडेड बाय रीनल प्लाज्मा फ्लो मल्टीप्लाई बाय 100, यानी एक तरह से 125 डिवाइडेड बाय 650 and multiply by 100, that is a 15 to 20%, मतलब 19.2। मतलब ये ध्यान रखना कि यहाँ पर 19.2 आ गया, उसे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कहते हैं। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर जितना प्लाज्मा आता है उसमें से 15 to 20% प्लाज्मा यहाँ पर फिल्टर होता है। यानी प्लाज्मा के साथ आप देखेंगे प्लाज्मा फिल्टर रहते हैं, पूरा का पूरे प्लाज्मा का यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता नहीं है। 100% जो प्लाज्मा यहाँ पर आया 650 ml, तो 650 ml एक मिनट में आ रहा है, लेकिन एक मिनट में फिल्ट्रेट कितना बन रहा है? 125, यानी जस्ट 15 to 20% के रेंज में यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रहा है।
मतलब जो बची हुई सब्सटेंसेस है जो फिल्टर नहीं हुए, वो अभी भी कहां पर प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है कहां पर, तो आप देखेंगे ये जो एफ्रंट आर्टेरियोल आया, इफ्रंट आर्टेरियोल आया, तो दैट गोस टू इफ्रंट आर्टेरियोल। और इफ्रंट आर्टेरियोल आपको पता है कि इसके सराउंडिंग में जो भी कैपिलरी का नेटवर्क रहेगा, इसे हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर, इसे कहते हैं वासा रेक्टा, तो वो सब्सटेंसेस अभी भी पेरिट्यूबुलर नेटवर्क में प्रेजेंट है। तो बाद में उन सब्सटेंसेस को भी हमें फिल्ट्रेट के अंदर डालना है, तो इसके लिए प्रोसेस है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ओके, मतलब आप देखेंगे कि तीनों प्रोसेस के अंदर जो कोऑर्डिनेशन आप जितना अच्छे से समझेंगे उतना आपको यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस समझने में मजा भी आएगा और आसान भी होगा। ओके, अभी हम एक काम करते हैं कि एग्जैक्टली सिलेक्टिव रिएब्सॉर्प्शन प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि सिलेक्टिव रिएब्सॉर्प्शन प्रोसेस एग्जैक्टली होने वाली कैसी है। और सिलेक्टिव रिएब्सॉर्प्शन प्रोसेस यानी एंटायर इट टेक प्लेस अलोंग द एंटायर रीनल ट्यूबुल, पूरे रीनल ट्यूबुल के अंदर सिलेक्टिव रिएब्सॉर्प्शन प्रोसेस होती है। यानी आप अगर देखेंगे तो ये जो पोर्शन है पीसीपी का पोर्शन है, बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर पीसीपी का पोर्शन है, फिर आप देखेंगे यहाँ पर ये डिसेंडिंग लिम्ब शुरू हो गया, डिसेंडिंग लिम्ब हो गया। तो डिसेंडिंग लिम्ब में भी अगर आप देखते हैं कि डिसेंडिंग लिम्ब में भी ये थीन पोर्शन है, दिस इज अ थीन पोर्शन, ओके, देयर इज अ थीन पार्ट ऑफ व्हाट, थीन पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब, और ये थिक पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब था, लेकिन इसका डायमीटर लगभग पीसीपी से इतना होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं डिसेंडिंग लिम्ब यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके, बाद में इसने यू टर्न लिया और यहाँ पर बन गया असेंडिंग लिम्ब। तो असेंडिंग लिम्ब आप जब देख रहे हैं यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब हम डिस्क्रिप्शन करेंगे तो वहां पर आपको दो पार्ट ध्यान रखना है। तो ये जो असेंडिंग लिम्ब है यहाँ से यहाँ तक 3 सेगमेंट है, ये 3 सेगमेंट है, यहाँ तक 3 सेगमेंट है, और आगे आप देखेंगे कि थिक सेगमेंट है। यानी असेंडिंग लिम्ब के अंदर आपको 2 पोर्शन मिलेंगे, एक पोर्शन दैट इज द थिन सेगमेंट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब और एक पोर्शन मिलेगा थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। तो थिन सेगमेंट ऑफ ध्यान रखना पर, तो थिन सेगमेंट ऑफ यहाँ पर ध्यान रखना कि असेंडिंग लिम्ब है, दैट इज द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, ओके, यानी डिसेंडिंग मतलब नीचे जाने वाला, असेंडिंग यानी ऊपर जाने वाला। तो थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब है और ये आप देखेंगे कि थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब है। और आपको एक महसूस करना है कि ऑब्वियस मतलब एक पॉइंट आपको यहाँ पर देखना है कि जो नेफ्रॉन होता है, तो नेफ्रॉन में मैंने आपको दिखाया कि कॉर्टेक्स है और ये मेडुला है। ये जो लाइन आपको दिखा रही है इसके ऊपर कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स में भी आपको पता है कि कॉर्टेक्स का ये इनर कॉर्टेक्स रहेगा या आउटर कॉर्टेक्स रहेगा, और मेडुला में भी ये आउटर मेडुला रहेगा, और नीचे आप नीचे जाएंगे तो इनर मेडुला होगा, यानी इनर मेडुला होगा। यानी विद रेफरेंस टू पिरामिड आपको इसको ध्यान में रखना है कि जब आप पिरामिड की बात करते हैं इस तरह से पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर ये आउटर ये इनर कॉर्टेक्स है तो आउटर कॉर्टेक्स है, ये आप देखेंगे आउटर मेडुला तो इनर मेडुला है, यानी नीचे नीचे जैसे आप पिरामिड में जाते हैं तो आप इनर मेडुला की तरफ जाते हो। तो ये कांसेप्ट आपको पहले से ध्यान में रखना है। कुछ पॉइंट अगर आप पहले से ध्यान में रखेंगे तो एग्जैक्टली जब हम कोई बात करेंगे तो सारे रेफरेंसेस आपके दिमाग में रहेंगे। तो चलो फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूँ कि नेफ्रॉन जो होता है, तो नेफ्रॉन में अगर आप देखेंगे तो नेफ्रॉन में आप देख रहे हैं कि ये कॉर्टेक्स वाली लाइन है, इसके ऊपर कॉर्टेक्स है, ये इनर कॉर्टेक्स, इसके ऊपर आउटर कॉर्टेक्स, और ये आउटर मेडुला और इनर मेडुला। जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे तो इनर मेडुला की तरफ जा रहे हैं, यानी हम रीनल पैपिला की तरफ जा रहे हैं, ओके। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और हमने देखा था कि दिस एक्चुअली जो यूरिन कॉन्सेंट्रेट करने का काम जो रहता है तो जो एक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का काम होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लुकोफेलिक तो शॉर्ट होता है या अब्सेंट होता है। तो यहाँ पर फिर से एक बार आपको कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक्स्ट्रामेडुलर नेफ्रॉन को रिवाइज करना है, पोजीशन को ध्यान में रखना है, क्योंकि एक सीखना मतलब हम आगे चलकर काउंटर करंट मैकेनिज्म का बेस बना रहे हैं। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में ऑस्मोलरिटी का कांसेप्ट आने वाला है। उसमें आप देखेंगे जैसे जैसे आप यू गो टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द मेडुला तो ऑस्मोलरिटी जो है बढ़ती है, क्योंकि आपको ध्यान रखना कि एक्चुअली नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के सराउंडिंग में यहाँ पर पीसीपी है, यहाँ पर वासा रेक्टा है, और एक ध्यान रखना कि जो नेफ्रॉन इसके सराउंडिंग में वासा रेक्टा, और जो पूरा पिरामिड के अंदर आप देखेंगे नेफ्रॉन जो होगा इसके सराउंडिंग में यहाँ पर जो भी फ्लूइड होगा इसके सराउंडिंग में, यानी ये यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर फिल्ट्रेट है, इसके सराउंडिंग में जो फ्लूइड होगा वो फ्लूइड होगा उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दैट इज अ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या कहते हैं इसको? मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यानी फिर से एक बार समझाता हूं, आपको इमेजिन क्या करना है, आपको इमेजिन करना कि ये नेफ्रॉन है। दूसरा पॉइंट आपको इमेजिन करना कि इसके सराउंडिंग में पेरिट्यूबुलर नेटवर्क वासा रेक्टा है। तीसरा पॉइंट आपको इमेजिन ये करना है
कि इनके अलावा इन दोनों के सराउंडिंग में, जैसे यहाँ पर लूप ऑफ फेल्ड है, इसके सराउंडिंग में वासा रेक्टा, और ये लूप ऑफ फेल्ड वासा रेक्टा फ्लूइड में सस्पेंडेड है, एंड दैट फ्लूइड इज अ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल मतलब इन बिटवीन, तो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्योंकि तीनों के अंदर आप आगे चलकर आपको कोऑर्डिनेशन देखना है कि रिनल फिल्ट्रेट, यानी ये जो ट्यूबिल के अंदर रिनल ट्यूबिल पे जो रहेगा ऐसे क्या रिनल फिल्ट्रेट कहेंगे। हम जब ब्लड की बात करेंगे तो ब्लड की बात ऐसी है कि इस ट्यूबिल के सराउंडिंग में जो यहाँ पर पेरिट्यूबुलर नेटवर्क और वासा रेक्टा है उसके अंदर ब्लड है, उसे हम ब्लड कहेंगे। और तीसरी बात हम कहेंगे कि मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो इन दोनों के सराउंडिंग में जो फ्लूइड है दैट इज अ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, और ये पॉइंट आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, तो ये सब पॉइंट बेसिक पॉइंट दोहराते हुए आगे जा रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। सबसे पहले आपके ध्यान रखना कि सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन स्टेप का मतलब जरूरत क्यों आई, क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नॉन सिलेक्टिव है। अभी यहाँ पर जो फिल्टर बना है ये तो आप देख रहे हैं जैसे हम रिनल फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, प्राइमरी डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा या प्लाज्मा लेस, हम मतलब प्रोटीनलेस प्लाज्मा में से कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि इसका आपने देखा कि ये 125 ml पर मिनट बनता है, 180 लीटर एक दिन में बनता है। तो क्या इतना पूरा 180 लीटर बॉडी से बाहर फेंक देंगे? नहीं, और इतना हमें परमिसिबल भी नहीं है, और इतना फिल्ट्रेट हमारे पास होता भी नहीं, प्रैक्टिकल बनता नहीं है 180 लीटर। तो एक्चुअली बनता मतलब कैसे, वो रीअब्सॉर्ब होता है वापस। तो आप देखेंगे कि इसे हम डायरेक्टली बॉडी के बाहर फ्लो नहीं कर सकते, और यहीं पर किडनी का काम मेजर है, यहीं पर किडनी का काम मेजर है, यहीं पर किडनी को सिलेक्शन करना है कि कौन से सब्सटेंसेस को रीअब्सॉर्प्शन करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस फिलहाल इस रिनल फिल्ट्रेट में है इनको हमें रीअब्सॉर्ब करना है, इनको हमें रीअब्सॉर्ब करना है। अगर हम पीछे का लेक्चर का रिवाइज करेंगे तो हमने देखा था कि रिनल फिल्ट्रेट के अंदर यूजफुल और हार्मफुल दोनों प्रकार के सब्सटेंसेस है। यूजफुल सब्सटेंसेस कौन से आप देखेंगे, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर Na+, K+, Cl-, ओके, SCO3 आयन। SCO3 आयन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वही ब्लड का पीएच मेंटेन करेंगे। ओके, SCO3 आयंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द ब्लड पीएच। आप देख रहे हैं यहाँ पर SCO3 आयन वगैरह में देखे न्यूट्रिएंट्स है, इनको हमें एब्सॉर्ब करना है, और अप टू सर्टेन एक स्टेज हम इवन यूरिया को भी रीअब्सॉर्ब करेंगे टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी। बाकी कुछ सब्सटेंसेस है जो हार्मफुल है, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिन है, यूरिक एसिड है, कुछ मतलब आप देखेंगे कुछ ड्रग्स रहेंगे, इन सब्सटेंसेस को हम बॉडी के बाहर फ्लो करने वाले। तो अगला काम हमारा यही है कि ये जो रिनल फिल्ट्रेट है ये पूरा मिक्सचर है और इसके अंदर बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस है, तो इन यूजफुल सब्सटेंसेस को हमें रीअब्सॉर्ब करवाना है। तो दैट इज अ सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस। तो सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस जो होती है इसके अंदर आप देखेंगे इट टेक प्लेस अलोंग द रिनल ट्यूब्यूल, अलोंग द एंटायर रिनल ट्यूब्यूल, मतलब ये प्रोसेस अलोंग द रिनल ट्यूब्यूल होती है। लेकिन सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन की मेन साइट अगर आपको पूछा जाए तो मेन साइट है पीसीटी, मेन साइट है पीसीटी, यानी सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन टेक प्लेस अलोंग द एंटायर रिनल ट्यूब्यूल बट द मेन साइट इज अ पीसीटी। ओके, मतलब सबसे ज्यादा सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन जो होता है देयर अबाउट 80% सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी के अंदर होने वाला है। और मैंने आपको स्ट्रक्चर सीखना था, और पीसीटी के अंदर अगर 80% सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है तो मैंने आपको याद रखा कि आपका सेक्शन मैंने आपको सिखाया था यहाँ की जो सेल होगी, ओके, यहाँ की सेल जो होगी इसके अंदर ध्यान रखना कि दिस सेल्स क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और उस सेल के अंदर आप देखेंगे इट शोज द माइक्रोविलाई, इस सेल को माइक्रोविलाई, और माइक्रोविलाई से क्या होता है उसका रीअब्सॉर्प्शन पावर बढ़ता है, एंड इट शोज मोर नंबर ऑफ व्हाट माइटोकॉन्ड्रिया, इट शोज मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है। और इस ये सीखने के लिए मैं आपको एक हमेशा बात बताऊंगा कि इसी प्रकार का रीअब्सॉर्प्शन हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी सीखा है, इसी प्रकार का रीअब्सॉर्प्शन हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी सीखा है। जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फुल्ली डाइजेस्टेड फूड है, कहते हैं चाइल्ड, तो चाइल्ड में से भी जो सब्सटेंसेस है यूजफुल सब्सटेंसेस जो डाइजेस्ट हो गए उनको एब्सॉर्ब करवाया जाता है,
उनको एब्जॉर्ब करा जाता है। वहां पर भी आपने एक स्ट्रक्चर देखा, कौन सा, माइक्रोवेव वाला स्ट्रक्चर देखा है। तो वहां का रीअब्सॉर्प्शन और यहाँ का रीअब्सॉर्प्शन आपको थोड़ा कंपैरिजन करना है। मतलब इसी प्रकार के प्रोसेस हमने वहां पर भी सीखी है। और इसीलिए एक बेसिक टॉपिक है बायोलॉजी के अंदर, जैसे हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक्टिव में भी आप देखेंगे कि प्राइमरी एक्टिव, सेकेंडरी एक्टिव, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप देखेंगे डिफ्यूजन, ओके। बाद में आप देखेंगे ऑस्मोसिस है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। ये सारे टॉपिक्स आपको 11वीं के ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स के अंदर गए। तो अगर आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे तो यहाँ पर आपको, और उस डाइजेशन ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के अंदर भी आपको इसका मतलब ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि वही टॉपिक आपको, अगर आप जैसे आपको यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप का बारे में पता होना चाहिए कि सोडियम पोटेशियम पंप है कि नहीं, तो सोडियम पोटेशियम पंप कभी पता रहेगा कि यहाँ पर सोडियम आयन कैसे जाता है, उसके साथ कैल्शियम आयन कैसे, सॉरी सोडियम आयन बाहर जाते हैं तो पोटेशियम आयन अंदर आता है। तो आप ये देखेंगे तो सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में भी हमको पता लगाना है। तो थोड़े कुछ बेसिक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताया, क्योंकि ये टॉपिक जब तक आप खुलकर पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको ये फिनोमेनन 100% समझ में नहीं आएगा। ओके, इसलिए टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, एक बार फिर से उसको टाइम देना है। ओके, जो बाकी चैप्टर में भी आपको काम में आने वाले। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड मैंने बताया सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन आपको एक्सप्लेन करने के लिए। क्योंकि देखो ये जो है ना, ये सिलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन मतलब क्या है, इट इज अ सिलेक्टिव ट्रांस एपिथेलियल प्रोसेस है। ये सिलेक्टिव ट्रांस एपिथेलियल प्रोसेस मतलब कैसे है, तो सिलेक्टिव मतलब सारे सब्सटेंसेस यहाँ पर रिएब्जॉर्ब होना है, और ट्रांस एपिथेलियम मतलब होता है यहाँ पर एपिथेलियम है, तो यहाँ के जो यूजफुल न्यूट्रिएंट है वो कैपिलरी में जाने वाले हैं, तो एपिथेलियम को क्रॉस करके जाने वाले हैं। तो इट इज अ सिलेक्टिव ट्रांस एपिथेलियल फिनोमेनन। ओके, मतलब एपिथेलियम में से यहाँ पर जाने वाले ब्लड कैपिलरीज में। और आप देख रहे हैं इवन कैपिलरीज को भी एपिथेलियम रहता है, कैपिलरीज के एपिथेलियम को एंडोथेलियम कहते हैं। तो फिर से एक बार आपको क्वेश्चन देता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपिथेलियम, मेसोथेलियम एंड एंडोथेलियम? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपिथेलियम, मेसोथेलियम एंड एंडोथेलियम? इसको एक बार आप फिर से क्लियर करा लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ का एक एपिथेलियम क्रॉस करके न्यूट्रिएंट जाने वाले, इट्स अ सिलेक्टिव ट्रांस एपिथेलियल फिनोमेनन। ओके, अभी हम एग्जैक्टली देखते हैं कि सिलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन पीसीटी में क्या होने वाला है, पीसीटी में किसका रिएब्जॉर्प्शन होने वाला है। तो यहाँ पर डायग्राम में हम देख रहे हैं कि पीसीटी के अंदर आप देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स रिएब्जॉर्ब होने वाले हैं। अभी न्यूट्रिएंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन कौन से न्यूट्रिएंट रिएब्जॉर्ब होने वाले हैं? तो न्यूट्रिएंट रिएब्जॉर्ब होने के लिए साइड वाली डायग्राम को भी आप ध्यान से देख सकते हैं। आप कि न्यूट्रिएंट के अंदर ग्लूकोज रिएब्जॉर्ब होने वाला है, अमीनो एसिड रिएब्जॉर्ब होने वाले हैं। बाद में आप देखेंगे कि कुछ Na+ रहेगा, K+Cl-, these are the electrolytes are there। तो ये जो एलिमेंट्स है आप देख रहे हैं, these विटामिन्स है, हार्मोन्स है, तो ये यहाँ पर क्या होने वाले, रिएब्जॉर्ब होने वाले। ओके, तो एग्जैक्टली पीसीटी के अंदर क्या-क्या रिएब्जॉर्ब होने वाला है, अगर आपको डिटेल में देखना है तो डिटेल में देखने के लिए फिर से एक बार मैं आपको दोहराता हूँ कि यहाँ पर ग्लूकोज रिएब्जॉर्ब होगा, अमीनो एसिड रिएब्जॉर्ब होगा, हार्मोन्स रिएब्जॉर्ब होंगे, विटामिन्स रिएब्जॉर्ब होंगे, वाटर गेट रिएब्जॉर्ब, SO3 आयन जो है वो रिएब्जॉर्ब होगा, Na+ रिएब्जॉर्ब होगा, K+ रिएब्जॉर्ब होगा, Cl- भी क्या होगा, रिएब्जॉर्ब होगा। अभी K+ के लिए K+ ऐसा है कि K+ रिएब्जॉर्ब भी होता है, सीक्रेट भी होता है, डिपेंड्स ऑन जैसे बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होगी, अकॉर्डिंग टू दैट द फिनोमेनन टेक प्लेस। अगर बॉडी को जरूरत है तो K+ एब्सॉर्ब भी होता है, अगर जरूरत कम होगी तो यानी अगर मेंटेन हो गया इक्विलिब्रियम तो K+ सीक्रेट भी होता है। तो K+ जो है आपको एब्सॉर्प्शन भी मिलेगा और सीक्रेशन भी मिलेगा, तो K+ आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो K+ कैन गेट एब्सॉर्ब एज वेल एज व्हाट सीक्रेटेड। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। ओके, तो व्हाट यू सी हियर कि हमने देखा कि एक्चुअली ध्यान रखना कि पीसीटी के अंदर जो होता है एब्जॉर्प्शन होता है, अभी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज कितना परसेंट एब्जॉर्ब होता है, तो ग्लूकोज 100% एब्जॉर्ब होता है, 100% ग्लूकोज गेट 100% रिएब्जॉर्ब। ओके, बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर 100% ग्लूकोज रिएब्जॉर्ब होता है, और मेजॉरिटी अमाउंट में आप देखेंगे कि अमीनो एसिड्स आर गेट एब्जॉर्ब। बाद में Ca+ यहाँ पर ध्यान रखना कि कैल्शियम भी यहाँ से एब्जॉर्ब होता है, Ca+ भी गेट मोर एब्जॉर्ब देयर। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो पोटेशियम है 75% एब्जॉर्ब होता है,
आप देखेंगे यहाँ पर Na+ जो है वो 70% यहाँ पर एब्सॉर्ब होता है, ओके। और वहाँ पर आप देखेंगे कि 75% वाटर भी यहाँ पर एब्सॉर्ब होता है। और इसके सिवा SCO3 आयन जो है नियर अबाउट आप देखेंगे कि 90% SCO3 आयन कितना एब्सॉर्ब होता है, 90% SCO3 आयन यहाँ पर रिएब्सॉर्ब होता है, ओके। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर पीसीटी के अंदर रिएब्सॉर्प्शन हो रहा है, तो पीसीटी के अंदर रिएब्सॉर्प्शन हो रहा है इस एलिमेंट का, और 80% रिएब्सॉर्प्शन टेक प्लेस इन पीसीटी। अब यहाँ पर देखना कि पीसीटी के अंदर जो रिएक्शन होता है जिसको आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। कैटेगराइज ऐसे करना पड़ता है, ध्यान रखना कि जो Na+, K+ and Cl-, Na+, K+ and Cl- absorbed by primary active transport। कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, देखो कौन कौन से आयन है, Na+, K+, Cl- ion are transported by primary active transport। और आप देखेंगे कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो आपको फिर से एक बार दोहराऊं मैं, Na+, K+, Ca+ absorbed by primary active transport and glucose and amino acid are secondary active transport। अभी आपको ध्यान रखना कि जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप कहते हो तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी द सब्सटेंसेस आर गेट ट्रांसपोर्टेड, दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसमें भी दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो आपको एक काम करना है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी से दो टॉपिक है, उनके अंदर डिफरेंस क्या होता है आपको फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो डिफरेंस आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और बाकी की जो आयंस है, दैट इज Cl- आयंस एंड अदर्स, दे आर वी कैन से एक्चुअली वो डिफ्यूजन के थ्रू एक्चुअली यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं। और आप देखेंगे कि ये सारे सब्सटेंसेस एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करने पड़ते हैं, तो नेचुरली देयर इज एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि पीसीटी की जो सेल है उसके अंदर माइक्रोवेल प्रेजेंट है, मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट। और यही कारण है कि इतना फिल्ट्रेट बन रहा है। आप देखा 180 लीटर फिल्ट्रेट बन रहा है, उसका 99% भी ऑब्जर्व करना है। अभी 99% अगर फिल्ट्रेट भी ऑब्जर्व करना है तो 1% रहने देना है, तो नेचुरली ट्रेमेंडस एनर्जी इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड फॉर रीअब्सॉर्प्शन। और यही एक कारण है कि दैट्स व्हाई आप देखेंगे कि ऑक्सीजन की जो डिमांड है दैट इज मोर बाय किडनी इवन दैट हार्ट, यानी हार्ट से भी ज्यादा किडनी की ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होती है, क्योंकि मोर ऑक्सीजन नीडेड टू किडनी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ज्यादा काम करना पड़ता है। और यहाँ पर इतना 99% फिल्ट्रेट को रिएब्सॉर्ब करना है, दैट्स व्हाई किडनी नीड मोर ऑक्सीजन इवन देन हार्ट। तो चलो हमने पीसीटी का पॉइंट क्लियर करा कि पीसीटी के अंदर क्या क्या रिएब्सॉर्ब हो रहा है। अभी जैसे पीसीटी के अंदर बहुत सारा आप देखेंगे फिल्ट्रेट ऑलरेडी क्या हो गया, रिएब्सॉर्ब हो गया। लेकिन मैंने एक पॉइंट यहाँ पर और एक मेंशन किया है कि जैसे पीसीटी के अंदर रिनल फिल्ट्रेट होगा वो आइसोटोनिक होता है। कैसा होता है, आइसोटोनिक होता है। अभी आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा, यानी यहाँ का जो फिल्ट्रेट होगा वो कैसा होगा, आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा, यानी ब्लड प्लाज्मा को आइसोटोनिक होगा। यानी इसका कंपोजिशन फिलहाल आप देखेंगे कि इसका कंपोजिशन और प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये जब तक ये प्लाज्मा कंपोजिशन सेम नहीं होगी तब तक ये रिएब्सॉर्प्शन फिनोमेना विल बी टेक प्लेस, ओके। बाद में आप देखेंगे फिल्ट्रेट जो आ रहा है नीचे आ रहा है, जैसे फिल्ट्रेट आएगा दैट एंटर इनटू व्हाट, डिसेंडिंग लीफ। जब ये डिसेंडिंग लीफ में एंट्री करेगा फिल्ट्रेट, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि नाउ द डिसेंडिंग लीफ मतलब आप जा रहे हैं मेडुला के अंदर, और आप देख रहे हैं कि मेडुला के अंदर जैसे जैसे आप जाएंगे, जैसे आउटर मेडुला फिर इनर मेडुला है, तो जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे आउटर मेडुला टू इनर मेडुला, did you find here the concentration of this filtrate, that is the renal filtrate goes on increase। renal filtrate मतलब ये जो ये ध्यान रखना ये renal tubule है, और renal tubule के अंदर जो भी फिल्ट्रेट जैसे कहते हैं renal filtrate, तो renal filtrate का concentration goes on increase, ओके। उसका concentration यहाँ पर बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कि जो ये जो लीफ है ध्यान रखना डिसेंडिंग लीफ, तो ये जो डिसेंडिंग लीफ है, डिसेंडिंग लीफ की स्पेशलिटी क्या है, तो डिसेंडिंग लीफ परमेबल टू वाटर है। इसका स्ट्रक्चर हमने पिछले बार ज्यादा परमेबल टू वाटर है, इट इज परमेबल टू वाटर, इम्परमेबल टू सॉल्ट है, इम्परमेबल टू सॉल्ट है, यानी यहाँ से सॉल्ट बाहर नहीं आएंगे, यहाँ से वाटर बाहर आएगा लेकिन यहाँ से सॉल्ट बाहर नहीं आते। दिस इज द वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पर आप देखेंगे
कि इससे क्या होता है कि जैसे यहाँ पर अगर लगातार वाटर बाहर आएगा तो पहले फ्लूइड यहाँ पर आइसोटोनिक था और जैसे जैसे एंटर कर रहा है तो इस पोजीशन में जैसे एट द बिगिनिंग ऑफ द असेंडिंग लिम्ब इट इज अ स्लाइटली हाइपरटोनिक, क्या हो गया, स्लाइटली हाइपरटोनिक हो गया। मतलब यहाँ पर वो स्लाइटली, मतलब ये और ये डायग्राम सेम है, ये थोड़ी डिटेल में दिखा है। जैसे एंट्री करेगा यहाँ पर स्लाइटली हाइपरटोनिक होगा क्योंकि पानी का निकलना शुरू हो गया। मतलब डिसेंडिंग लिम्ब जो है इट इज स्पेशली मेड फॉर रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द रिनल फिल्ट्रेट। रिनल फिल्ट्रेट से वाटर को निकालना है। जैसे जैसे रिनल फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है यानी इनर मेडुला की तरफ जा रहा है उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। अब इस डायग्राम आपके बुक में डायग्राम दी उसमें देख सकते हैं ऑस्मोलैरिटी इसकी बढ़ रही है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम यहाँ से उसका वाटर निकालते हैं, वी रिमूव द वाटर हियर। और बाद में आपको एक ध्यान में भी आएगा जब मैं आपको काउंटर करंट फिनोमेनन छुपाऊंगा तो यहाँ से वाटर बाहर आने का कारण क्या है, आपको एक ध्यान रखना कि इसके सराउंडिंग में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, मिडल इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पर ज्यादा होती है क्योंकि आप जैसे जैसे मेडुला के अंदर जाएंगे तो ऑस्मोलैरिटी बिकम इंक्रीज यानी टुवर्ड्स इनर मेडुला सो हाइपर ऑस्मोलैरिटी। ओके, ऑस्मोलैरिटी मतलब ध्यान रखना कि ऑस्मोलैरिटी मतलब उसकी कंसंट्रेशन मेडुला फ्लूइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और इस हाइपर ऑस्मोलैरिटी की वजह से वाटर यहाँ से यहाँ पर रिमूव होगा। और आप देखेंगे तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है तो डिसेंडिंग लिम्ब रिनल फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करता है। ये जो रिनल फिल्ट्रेट इसको कंसंट्रेट करेगा, यहाँ पर स्लाइटली हाइपरटोनिक है, पानी निकल गया और पानी निकल गया और पानी निकल गया तो यहाँ पर आता है तो क्या होगा, हाइपरटोनिक। यानी आप यहाँ पर महसूस करोगे यहाँ पर रिनल फिल्ट्रेट क्या होगा, कंसंट्रेट हो गया, हाइपरटोनिक हो गया। यानी इस लिम्ब का फंक्शन क्या था, डिसेंडिंग लिम्ब का फंक्शन ये था कि आगे ये जो रिनल फिल्ट्रेट इसमें से वाटर को निकालकर रिनल फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट बनवाया जाए। मतलब एग्जैक्टली अगर आप लूप ऑफ वेल्डे में यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हाइपरटोनिक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है, थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको करना है कि यहाँ पर रिनल फिल्ट्रेट भी हाइपरटोनिक है और उसके सराउंडिंग में जो फ्लूइड है कौन सा, उसके सराउंडिंग में जो फ्लूइड है कौन सा, दैट इज अ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी हाइपरटोनिक है। यानी उसका भी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका भी कंसंट्रेशन ज्यादा है, दोनों का कंसंट्रेशन दोनों हाइपरटोनिक होने की वजह से बोथ हैव इक्वल कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है। तो यहाँ से यहाँ पर आने के बाद पानी का निकलना बंद इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ से पानी निकल रहा था, इसका कारण जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे जा रहा था उसके सराउंडिंग का जो फ्लूइड था उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वाटर बाहर निकल रहा था। ओके, वाटर बाहर निकल रहा था और यहाँ पर आने के बाद अभी वाटर निकलना बंद हो गया क्योंकि ये जो है रिनल फिल्ट्रेट ये भी हाइपरटोनिक हो गया है, उसका भी कंसंट्रेशन हाई है। और आप देखेंगे साइड में जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसका भी कंसंट्रेशन हाई, तो नेचुरली वाटर का बाहर निकलना भी क्या हो गया, बंद हो गया। ओके, तो ये डिसेंडिंग लिम्ब आप देखेंगे तो आप इसे डिसेंडिंग लिम्ब को क्या कह सकते हैं, तो डिसेंडिंग लिम्ब इज कॉल्ड द कंसंट्रेटिंग सेगमेंट। इसे कहेंगे हम कंसंट्रेटिंग सेगमेंट। डिसेंडिंग लिम्ब इज कॉल्ड द कंसंट्रेटिंग सेगमेंट क्योंकि वो रिनल फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट कर रही है, रिनल फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट कर रही है। मतलब इसे किसी भी प्रकार से बाकी इलेक्ट्रोलाइट को बाहर नहीं निकालना, जस्ट वाटर को यहाँ से बाहर निकालना है। तो इसे कहते हैं कंसंट्रेटिंग, देखना इसे कहते हैं कंसंट्रेटिंग सेगमेंट इसे कह सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पर ध्यान रखना कि जब हम असेंडिंग लिम्ब की बात करते हैं तो असेंडिंग लिम्ब में आपको दो सेगमेंट मिलती है, थीन सेगमेंट और ये थिक सेगमेंट। मतलब लेकिन एक ध्यान रखना कि जो असेंडिंग लिम्ब है उसकी जो थीन सेगमेंट है वो मेडुला रीजन में, वो भी इनर मेडुला रीजन में, और जो थिक सेगमेंट है वो आउटर मेडुला रीजन में। ओके, सबसे पहले आपको ये इमेजिनेशन आना ही चाहिए कौन सा, कि मेडुला यानी आउटर मेडुला, इनर मेडुला। देखना कि थीन सेगमेंट इनर मेडुला में होती है और थिक सेगमेंट आउटर मेडुला में होती है। ओके, तो आप देखेंगे कि असेंडिंग लिम्ब के दो सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, ये पोर्शन थीन सेगमेंट एंड दिस इज थिक सेगमेंट। ओके, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना एक्चुअली ये जो सेगमेंट है दैट मीन यहाँ पर कि ये जो थीन सेगमेंट है तो थीन सेगमेंट की एक स्पेशलिटी है, तो थीन सेगमेंट जो है इट इज अ परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को परमेबल आपने ऑलरेडी सीखा है, इट इज अ परमेबल टू सॉल्ट।
मैंने यहाँ पर लिखा है परमेबल टू सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड इम्परमेबल टू वाटर। इट इज अ परमेबल टू सॉल्ट एंड इम्परमेबल टू वाटर। यही पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर इम्परमेबल टू सॉल्ट है और इम्परमेबल टू वाटर है, यानी यहाँ से वाटर बाहर आने वाला नहीं है, यहाँ से सॉल्ट बाहर आएगा, यहाँ से सॉल्ट बाहर आएंगे, वाटर यहाँ से बाहर नहीं आएगा, एंड दैट इज द स्पेशलिटी विल बी देयर। ओके, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ से जो आप देखेंगे कि जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब की स्पेशलिटी कि असेंडिंग लिम्ब के अंदर मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है, यहाँ पर रीअब्सॉर्प्शन मिनिमम होता है। तो सबसे पहले आपको पॉइंट रखना कि असेंडिंग लिम्ब शोज मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन। ओके, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसपोर्ट होगा, और इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसपोर्ट दोनों तरीके से होगा, एक्टिवली भी होगा और पैसिवली भी होगा। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया इनिशियल, तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो गए एक्टिवली एज वेल एज पैसिवली, दोनों तरह से यहाँ पर पास हो गए। ओके, और ध्यान रखना कि एक्चुअली जब आप थीन सेगमेंट में से जाते हैं तो थीन सेगमेंट से इनिशियल बाहर आ रहा है। अभी इनिशियल जो बाहर आ रहा है दैट कम्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है कि असेंडिंग लिम्ब के थीन सेगमेंट में इनिशियल बाहर आता है बाय डिफ्यूजन से, और असेंडिंग सेगमेंट के थीन सेगमेंट में इनिशियल बाहर आता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। ऐसा क्यों? तो इसके लिए ध्यान रखना कि ये आपको पॉइंट समझ में आना चाहिए कि थीन सेगमेंट से इनिशियल बाहर आता है डिफ्यूजन से, और थिक सेगमेंट से इनिशियल बाहर आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। मतलब यहाँ पर एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं, मतलब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनिशियल बाहर आ रहा है, और यहाँ पर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाहर आ रहा है। फिर से आपको एक बार यहाँ पर पोजीशन समझना है, क्योंकि ये इनर मेडुला पार्ट है, और इनर मेडुला के सराउंडिंग में यहाँ पर जो फ्लूइड होगा वो होगा मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इनर मेडुला के अंदर मेंटेन द हाइपर ऑस्मोलरिटी, और हाइपर ऑस्मोलरिटी यानी बाहर कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा है और अंदर कम होगा। तो ध्यान रखना कि बाहर कंसंट्रेशन ऑस्मोलरिटी है होने की वजह से अब देखेंगे दैट यहाँ पर इनिशियल क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे इनिशियल का क्या होगा, यहाँ पर डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पर बाहर आ जाएगा। और जब आप देखेंगे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने के बाद इनिशियल को आपको बाहर निकालने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इनिशियल कम्स आउट बाय डिफ्यूजन और इनिशियल कम बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये पॉइंट आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, तो ये तीन सेगमेंट हो गया, असेंडिंग लिम्ब का ये तीन सेगमेंट हो गया, और आप इस सेगमेंट पे ध्यान रखना, इस सेगमेंट के अंदर आप कंटीन्यूअस इनिशियल बाहर निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकाल रहे हैं, अब वाटर को बाहर नहीं निकाल रहे, आप सॉल्ट को बाहर निकाल रहे हैं। जैसे कोई सॉल्यूशन है उसमें से आप नमक बाहर निकाल रहे हैं, नमक बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन पानी उतना ही है, तो नेचुरली वो जो रिनल फिल्ट्रेट है, जो रिनल फिल्ट्रेट आपने डिसेंडिंग लिम्ब में कंसंट्रेट किया था, उस रिनल फिल्ट्रेट को हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, उस रिनल फिल्टर को हम डाइल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार उसमें से इनिशियल बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन वाटर को हम बाहर नहीं निकाल रहे हैं। और नेचुरली इस असेंडिंग लिम्ब को कहते हैं, असेंडिंग लिम्ब इज आल्सो नोन एज व्हाट, डाइल्यूटिंग सेगमेंट, जिसे कहते हैं, इसको डाइल्यूटिंग सेगमेंट कहते हैं, इट इज कॉल्ड डाइल्यूटिंग सेगमेंट। यानी इसने इसके अंदर का पूरा इनिशियल, पूरा मतलब जितना पॉसिबल है उतना इनिशियल बाहर निकाला है, और इनिशियल बाहर निकालने की वजह से क्या हो गया, इस सेगमेंट का रोल क्या है, इट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन व्हाट, मेंटेनिंग द हाई ऑस्मोलरिटी मेलोडी, क्योंकि हमें बाजू वाले जो फ्लूइड है उसके अंदर ऑस्मोलरिटी ज्यादा मेंटेन करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इनिशियल को छोड़ दिया, इसलिए हमने इनिशियल को छोड़ दिया। ये सारे जो पॉइंट मैं आपको सिखा रहा हूँ, all these points are important during what counter current mechanism में आपको समझना है। तो यहाँ से हमने पानी निकाला, यहाँ से हमने नमक निकाला, मतलब इनिशियल निकाला। ओके, तो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर में वाटर को निकाला, रिनल फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट किया, और यहाँ पर हमने सॉल्ट को निकाला, रिनल फिल्ट्रेट को हमने डाइल्यूट किया। इसीलिए आप देखेंगे कि जब रिनल फिल्ट्रेट यहाँ पर आ गया तो हाइपोटोनिक हो गया था, मतलब जब पीसीटी में कैसा था, आइसोटोनिक था, फिर स्लाइटली हमने यहाँ पर आइसोटोनिक था, फिर कंटिन्यू वाटर निकलते गया तो स्लाइटली हाइपोटोनिक हो गया, फिर बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर हाइपोटोनिक हो गया, और फिर हमने इसके अंदर सॉल्ट निकाले तो क्या गया, हाइपोटोनिक हो गया, और हमने सॉल्ट निकाल दिया, यहाँ पर ध्यान रखना हाइपोटोनिक होगा, और जैसे वो डीसीटी में आएगा तो डीसीटी में 1 सेकंड में क्या आइसोटोनिक होगा। आइसोटोनिक मतलब देखिए कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन की कंडीशन क्या है,
पीसीटी में आइसोटोनिक, डीसीटी में आइसोटोनिक। मतलब आप देखेंगे और पीसीटी डीसीटी बोथ आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स यानी पिरामिड के कॉर्टेक्स रीजन में आप देखेंगे कि जो भी फिल्ट्रेट होता है वो आइसोटोनिक होता है। वो क्या होता है? आइसोटोनिक कहते हैं। पीसीटी डीसीटी के अंदर जो न्यूरल फिल्ट्रेट है यहाँ पर भी आइसोटोनिक, यहाँ पर भी आइसोटोनिक और एक कॉर्टेक्स रीजन है, ये कॉर्टेक्स रीजन है। लेकिन जैसे जैसे आप मेडुला में जाएंगे तो मेडुला में जाने की वजह से आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप मेडुला में जाएंगे तो मेडुला का जो फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलिटी बढ़ती जाती है। ओके, और यही कारण है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म आप सीखेंगे तो लूप ऑफ एनवेलप प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल। और उसके सराउंडिंग में क्या होता है? वासा रेक्टा होता है। क्या होता है यहाँ पर? वासा रेक्टा होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इनिशियल जो भी यहाँ पर ये सब आप मैं जो एरो जो दिखा है तो एरो दिखा है मतलब कहाँ पर जा रहा है? वो जा रहा है वासा रेक्टा के अंदर। कहाँ पर जा रहा है? वासा रेक्टा के अंदर जा रहा है। ध्यान रखना, मतलब ये मत समझना कि डायरेक्टली वो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा रहा है। तो आपको इमेजिन ये करना है कि ये लूप ऑफ हेनले है और मैंने जो एरो बाहर की तरफ दिखा है वो एरो कहाँ से कहाँ पर जा रहा है? दैट गोज टू द वासा रेक्टा यानी ब्लड के अंदर जा रहा है। ये भी ब्लड के अंदर जा रहा है यानी वासा रेक्टा के ब्लड में जा रहा है। जो वाटर निकल कर कहाँ पर गया? वाटर निकल कर ब्लड में गया है। इस तरह से है ना। तो इसी तरह से आपको इसके सराउंडिंग में एक नेटवर्क भी यहाँ पर समझना है। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे। अभी हम आते हैं डीसीटी के तरफ। तो डीसीटी में यहाँ पर आप देख रहे हैं तो डीसीटी से NaCl भी निकल रहा है, यहाँ पर वाटर भी निकल रहा है, SO3 आयन को भी यहाँ पर रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं। ओके, लेकिन ध्यान रखना कि वाटर का रीअब्सॉर्प्शन जो है, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी में हुआ था, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन डिसेंडिंग लिम्ब में हुआ था, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन असेंडिंग लिम्ब में हुआ नहीं है, डीसीटी में होने वाला और आगे चलकर सीटी में भी होने वाला है। यानी जो कलेक्टिव ट्यूबुल है, कलेक्टिव ट्यूबुल से भी वाटर निकलता है। ओके, इसमें से वाटर निकलता है यानी वाटर रीअब्सॉर्ब इन ऑल पार्ट्स ऑफ रिनल ट्यूबुल एक्सेप्ट water reabsorb in all parts of renal tubule except the ascending limb, except the ascending limb यानी ascending limb में वाटर का रिएब्सॉर्ब होता नहीं, बाकी सभी पार्ट में वाटर रिएब्सॉर्ब होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपके सामने प्रोसेस है। अब इसमें से हमें क्वेश्चन ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि नेफ्रॉन के कौन से पार्ट से वाटर रिएब्सॉर्ब होता नहीं है। तो नेफ्रॉन के असेंडिंग पार्ट में आप देखेंगे कि वाटर का रिएब्सॉर्प्शन हुआ नहीं, बाकी सभी पार्ट में वाटर का रिएब्सॉर्प्शन हुआ है। लेकिन अभी हम यहाँ पर एक पॉइंट देखेंगे कि वाटर का रिएब्सॉर्प्शन हुआ है लेकिन उसमें भी थोड़ा डिफरेंस है। वाटर का जो रिएब्सॉर्प्शन पीसीटी में हुआ है, ओके, वाटर का रिएब्सॉर्प्शन जो पीसीटी में हुआ यहाँ पर ध्यान रखना है, जिसे कहते हैं ऑब्लिगेटरी वाटर रिएब्सॉर्प्शन। क्या कहते हैं इसको? ऑब्लिगेटरी वाटर रिएब्सॉर्प्शन यानी वाटर का जो रिएब्सॉर्प्शन पीसीटी में हुआ इसे कहते हैं ऑब्लिगेटरी वाटर रिएब्सॉर्प्शन। ऑब्लिगेटरी मतलब कंपल्सरी, मतलब इतना जो वाटर है यहाँ पर जो वाटर का रिएब्सॉर्प्शन हो रहा है वो कंपल्सरी होता है। ध्यान रखना कि यहाँ पर जो आप देखेंगे तो वाटर का रिएब्सॉर्प्शन कंपल्सरी होता है और ये नॉर्मल कंडीशंस में होता है। मतलब कोई भी सीजन हो, विंटर हो, रेनी सीजन हो, समर सीजन हो, इतना वाटर रिएब्सॉर्ब होता ही है। और यहाँ का वाटर रिएब्सॉर्प्शन इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ एडीएच। तो पीसीटी का वाटर एब्सॉर्प्शन एडीएच के अंडर कंट्रोल होता नहीं है। व्हाट इज एडीएच? एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसे वैसोप्रेसिव भी कहते हैं। इट इज अ हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है इसे रिलीज करता है, सीक्रेट तो इसे हाइपोथैलेमस करता है लेकिन रिलीज कौन करता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो एडीएच है, एडीएच का हार्मोन क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो पीसीटी में होने वाला वाटर एब्सॉर्प्शन ऑब्लिगेटरी है। ऑब्लिगेटरी का मतलब कंपल्सरी है, ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। और यहाँ का वाटर एब्सॉर्प्शन करवाने में एडीएच का किसी भी प्रकार का रोल नहीं है। ओके, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आप देखेंगे यहाँ का जो वाटर एब्सॉर्प्शन होगा डिसेंडिंग लिम्ब में अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डीसीटी में और सीटी में, डीसीटी और सीटी में जो वाटर का रिएब्सॉर्प्शन होगा इसे कहते हैं फैकल्टेटिव वाटर रिएब्सॉर्प्शन। क्या कहते हैं? फैकल्टेटिव वाटर रिएब्सॉर्प्शन, दैट इज नोन एज अ फैकल्टेटिव वाटर रिएब्सॉर्प्शन। और जो फैकल्टेटिव वाटर रिएब्सॉर्प्शन होगा मतलब ये भी फैकल्टेटिव है, यहाँ का और यहाँ का, ये दोनों भी फैकल्टेटिव वाटर एब्सॉर्प्शन है।
फैकल्टेटिव मतलब नॉट कंपल्सरी, मतलब इज अ कंडीशनल वाटर रिअब्सॉर्प्शन। कैसा है? कंडीशनल। आपकी बुक में शब्द यूज किया है कंडीशनल, यानी यहाँ का कंडीशनल वाटर रिअब्सॉर्प्शन, यानी अगर बॉडी को जरूरत है, अगर बॉडी को वाटर की जरूरत है, मतलब इतना पानी, जो पानी पीसीपी में ऑब्जर्व हो गया है, डिसेंडिंग में ऑब्जर्व हो गया, उसके अगर अपार्ट फ्रॉम दैट बॉडी को अगर वाटर की रिक्वायरमेंट है, देन ADS will secrete, and under the influence of ADS water get reabsorbed and that is called facultative water reabsorption। उसे हम facultative water reabsorption कहते हैं, यानी facultative water reabsorption take place in DCT and CT। okay, it is a conditional water reabsorption, यानी जैसे आपके बॉडी को ज्यादा वाटर की जरूरत है, तो हम ज्यादा, अगर बॉडी को वाटर की जरूरत है तो उसको रिनल फिल्टरिंग के थ्रू बाहर नहीं डालेंगे, ओके, तो उसके यूरिन में से उस पानी को निकाल लेंगे। यूरिन में से जब पानी को निकाल लेते हैं अगर जरूरत पड़ने पर, and if this process take place in DCT and CT, it is called facultative water reabsorption। और facultative water reabsorption के लिए ADS play very significant role। बाद में हमने एडीएस के डिसऑर्डर भी देखना है, ओके, मैं आपको समझाने वाला हूँ डिसऑर्डर ऑफ एडीएस। ध्यान रखना कि अगर एडीएच अगर प्रॉपर तरीके से सीक्रेट नहीं होता है तो उससे डिसीज होता है, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मिलिटस। तो डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मिलिटस के अंदर डिफरेंस क्या होता है वो आपको एज अ होमवर्क आपको लिख कर रखना है। मैं एडीएस के बारे में आपको बाद में बताने वाला हूँ, ओके। तो इसके अंदर एडीएस का मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसका सेकंड नेम है वैसोप्रेसिन, ओके। बाद में इसे वैसोप्रेसिन क्यों कहते हैं, व्हाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी डायरेटिक, ओके। तो इसके लिए सबसे पहले वर्ड आता है डायूरेटिक। डायूरेटिक मतलब एक्सेस यूरिन, और एंटी डायरेटिक मतलब दैट इज यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ाना, ओके। तो डायलिसिस मतलब यूरिन को डाइल्यूट करना, और डाइल्यूट करने से रोकने वाला कौन कौन करता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, दैट इज उसका नाम ही बता रखा है एंटी डायरेटिक, यानी यूरिन को कंसंट्रेट करवाता है बाय द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो इस तरह से आपने देखा कि रीअब्सॉर्प्शन का जो पॉइंट है, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन आपने देखा, इस सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन किस तरह से होता है। अभी सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन का थोड़ा अगर डिटेल पॉइंट हम देखते हैं तो थोड़ा इस डायग्राम में हम जाएंगे। तो इस डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो हमने देखा था कि पीसीटी के अंदर ग्लूकोज मैंने दिखाया है, अमीनो एसिड दिखाया है, हार्मोन दिखाया है, विटामिन्स है, वाटर है, SCO3 है, Na+ है, K+ है, Cl- है, these are absorbed here। फिर यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, फिर आपने देखा कि यहाँ पर NaCl absorb होता है और वो भी डिफ्यूजन से। आगे चलकर अगर यहाँ पर अगर रीअब्सॉर्ब हो रहा है वापस तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट थिक सेगमेंट में K+, Mg+, Ca++ भी क्या होता है, रीअब्सॉर्ब होता है, that also get reabsorbed here, okay, as per the need, जैसे बॉडी की जरूरत है, क्योंकि डायमेग्ना की जो रिनल फिल्ट्रेट यहाँ पर तैयार हुआ है, इस रिनल फिल्ट्रेट को बहुत माइन्यूटली मॉनिटर किया जाता है, और इसके अंदर जो भी बॉडी का रिक्वायर्ड पार्ट है, जो भी बॉडी को यूजफुल है, उसको उस आइदर पेरिट्यूबुलर नेटवर्क में वासा रेक्टा में क्या करवा जाता है, उसको रीअब्सॉर्ब करवा जाता है, फिर से एक बार ब्लड में उसको एब्सॉर्ब करवाया जाता है। मतलब ध्यान रखना कि जब रिनल फिल्ट्रेट यहाँ से जा रहा है तो हमने देखा था कि रिनल फिल्ट्रेट 180 लीटर बनता है, लेकिन फाइनल यूरिन कितना बनता है, 1.5 लीटर। मतलब करीबन 99% फिल्ट्रेट जैसे जैसे पास हो रहा है तो उसका रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, उसका रीअब्सॉर्ब हो रहा है, यानी 99% फिल्ट्रेट वापस रीअब्सॉर्ब करना है, तो किडनी के लिए बहुत ही बड़ा काम होता है कि नहीं। तो किडनी हैज टू प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल, इसलिए किडनी को कंटीन्यूअस काम करना पड़ता है, कंटीन्यूअस। ध्यान रखना, तो सिलेक्टिव रीअब्सॉर्ब के टाइम पर फिल्ट्रेट जब रिनल ट्यूबुल से जाता है उसका वॉल्यूम तो कम होता ही है। देखो ड्यूरिंग सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन जब फिल्ट्रेट इसमें से रिनल ट्यूबुल से आता है उसका वॉल्यूम तो कम होता है, लेकिन उसका कंपोजिशन में भी सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं। यानी ड्यूरिंग सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन renal filtrate volume is decreases as well as it brings the produce the changes composition, उसके composition में भी considerably changes आने वाले हैं, क्योंकि हम उसमें से जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको भी absorb करा रहे हैं। और फाइनली समय ऐसे आएगा इस renal tubule के अंदर only Excretory products will be there, only the substance will present which want to throw outside the body, वही सब्सटेंस इसमें बच जाएंगे, क्योंकि जगह जगह पर इसमें से यूजफुल सब्सटेंसेस हम रिमूव कर रहे हैं।
ओके, जगह जगह पर इसको यूजफुल सब्सटेंसेस को क्या करें, रिमूव कर रहे हैं, और दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ व्हाट, नेफ्रॉन। तो ध्यान रखना कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है, और उसके सराउंडिंग में कैपिलरी का नेटवर्क, उसके सराउंडिंग में मेडुलरी टिश्यूज का फ्लूइड, और इनके अंदर ये जो ऑस्मोलरिटी होती है, और दैट इसके वजह से यहाँ पर ये सब ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। और आप देखते हैं कि इसको डाइल्यूटिंग सेगमेंट कहते हैं, ऑन द टाइम इसे कंसंट्रेटिंग सेगमेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनर फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होता है, यहाँ पर इनर फिल्ट्रेट क्या होता है, डाइल्यूट होता है। बाद में देखेंगे डीसीटी में क्या टाइप्स होगा, Na+ होगा, Cl- होगा, PO4 भी होता है, कैल्शियम भी होता है, SCO3 भी होता है। ओके, और आप देखेंगे कि ये सब रीअब्सॉर्ब यहाँ पर हो रहे हैं। अपवर्ड फ्रॉम डीसीटी में अगर जाएंगे तो कुछ अप टू सर्टेन लेवल Na+ अब्सॉर्ब होगा, Cl- अब्सॉर्ब होगा, SCO3 भी अब्सॉर्ब होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन, जो एरो मैंने बाहर दिखा है, जो बाहर की तरफ एरो वो रीअब्सॉर्प्शन वाले है, और जो अंदर की तरफ एरो ट्यूबुलर सीक्रेशन के एरोस है। और एक पॉइंट में यहाँ पर आपको ध्यान में मतलब बोलना चाहता हूँ कि ध्यान रखना कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन पर एक्ट होने वाले हार्मोन, मैंने आपको एक बार होमवर्क दिया था कि नेफ्रॉन पर एक्ट होने वाले हार्मोन कौन से, तो आपको समझना कि नेफ्रॉन पर एक्ट होने वाला हार्मोन जो है, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन इज अंडर कंट्रोल ऑफ एडीएच। यहाँ पर वाटर का रीअब्सॉर्प्शन अंडर कंट्रोल ऑफ एडीएच होता है, लेकिन यहाँ पर सोडियम आयन अगर एब्सॉर्ब होते हैं तो सोडियम आयन एब्सॉर्ब अंडर द अल्डोस्टेरॉन, सोडियम आयन एब्सॉर्ब होना है, अल्डोस्टेरॉन का इफेक्ट है देखना। तो सोडियम आयन यहाँ पर जो एब्सॉर्ब होते हैं, इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्मोन दैट इज कॉल्ड अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन इज अ हार्मोन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है। बाद में हम इसे रास मैकेनिज्म में देखने वाले। ओके, तो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन एडीएच के अंदर होता है, यानी रिनल पिरामिड के ये जो पार्ट है, आउटर मेडुला, इनर मेडुला, इनर मेडुला यानी टुवर्ड्स रिनल पैपिला, इनर मेडुला मतलब टुवर्ड्स रिनल पैपिला। वो पिरामिड की डायग्राम आपकी अच्छे से अगर हुई है तो मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ आपके ध्यान में आएगा। ओके, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर water reabsorption under the ADH and sodium ion reabsorption take place under the aldosterone। तो इस तरह से आप देखेंगे these hormones are responsible for what, reabsorption शब्द है, तो ये हार्मोन्स यहाँ पर reabsorption के लिखते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर कैल्शियम का भी reabsorption होता है, और कैल्शियम का reabsorption करने के लिए पैराथायराइड हार्मोन होता है। कौन सा होता है, पैराथायराइड हार्मोन। मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 का reabsorption हो रहा है, एक सोडियम आयन का रीअब्सॉर्प्शन अल्डोस्टेरॉन से संबंध है, एक वाटर का रीअब्सॉर्प्शन एडीएच से संबंध है, और कैल्शियम आयन जहां पर भी अब्सॉर्ब हो रहा है दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्मोन दैट इज कॉल्ड पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। तो पैराथायराइड हार्मोन इज अ हार्मोन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड हार्मोन यानी पीटीएच से इसका संबंध है। तो आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए, वाटर का संबंध है एडीएच से, Na का NaCl अगर अब्सॉर्ब हो रहा है यानी सोडियम आयन अल्डोस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में रीअब्सॉर्ब होते हैं, और कैल्शियम आयन पैराथायराइड हार्मोन के इन्फ्लुएंस में रीअब्सॉर्ब होते हैं। तो ये पॉइंट अपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि रीअब्सॉर्प्शन के अंदर हार्मोनल इन्फ्लुएंस आल्सो प्रेजेंट है, हार्मोन का भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस होता है। तो एग्जैक्टली आप देखेंगे कि फैकल्टी टू वाटर एब्सॉर्प्शन में एडीएच का एग्जैक्ट रोल क्या होता है। तो एडीएच क्या करता है, तो एडीएच जब एडीएच एक्ट ऑन डीसीटी एज वेल एज सीटी, और जब एडीएच डीसीटी और सीटी पर एक्ट होता है तो डीसीटी सीटी की परमेबिलिटी बढ़ जाती है फॉर द वाटर, वाटर के लिए उसकी परमेबिलिटी बढ़ती है, इसकी वजह से वाटर यहाँ पर रिअब्सॉर्ब होता है। यानी टेम्पररी एडीएच की वजह से डीसीटी और सीटी की परमेबिलिटी टेम्पररी बढ़ती है, और परमेबिलिटी टेम्पररी बढ़ने की वजह से यहाँ पर वाटर रिअब्सॉर्ब होता है, एंड दैट इज अ मोड ऑफ एक्शन ऑफ एडीएच। ये मोड ऑफ एक्शन फिर से एक बार देखेंगे जब हम ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी का पॉइंट देखेंगे, तो वहां पर ये पॉइंट आपको फिर से आने वाला है। ओके, तो इस तरह से वाटर रेफरेंस विद एडीएच, सोडियम आयन रेफरेंस विद द अल्डोस्टेरॉन, एंड द कैल्शियम आयन कंसर्न द पैराथायराइड हार्मोन। इन 3 हार्मोन का रोल नेफ्रॉन से रिलेटेड है, जिससे आपको अच्छी तरह से समझना है। तो हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है। अभी सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन के बाद हम यहाँ पर देखते हैं दैट इज अ ट्यूबुलर सीक्रेशन, जो कि तीसरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो यहाँ पर एक पॉइंट देखना कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की वजह से प्रोसेस है कौन सी, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का ड्रॉबैक जो था उसको कवर करने के लिए सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन प्रोसेस हुई है। ओके, तो ग्लोमेरुलस के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, इससे सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन हुआ। अभी तीसरा पॉइंट है कि मैंने जैसे आपको बताया था कि ट्यूबुलर सीक्रेशन की जरूरत क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया था
क्योंकि यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है वो 15 to 20% है। यहाँ पर आने वाला प्लाज्मा 100% फिल्टर होता नहीं है, तो कुछ प्लाज्मा अनफिल्टर रहकर ही आगे चला जाता है। तो नेचुरली अभी जो इम्प्यूरिटीज है वो आपके पेरिट्यूबुलर नेटवर्क में या वासा रेक्टा में प्रेजेंट है, और इस इम्प्यूरिटीज को, इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को फिर से एक बार हम इस रिनल फिल्ट्रेट में सीक्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूरिन बनने की प्रोसेस चल रही है। देखो ये जो आपका पूरा रेडियोटिब्यूल है, यहाँ पर रेडियोटिब्यूल यूरिन बनने की प्रक्रिया चल रही है, और अभी आप देख रहे हैं कि हमने इसमें के यूजफुल सब्सटेंसेस को बाहर निकाल दिया है। ओके, अभी इसके अंदर वेस्ट सब्सटेंस रह गए, लेकिन अभी फिर भी कुछ जो सब्सटेंसेस यहाँ पर पेरिट्यूबुलर नेटवर्क में है या वासा रेक्टा में है, जो ब्लड में है, जिन्हें हम वापस इस फिल्ट्रेट के अंदर डालना चाहते हैं, क्योंकि दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ यूरिन। तो उनको हम क्या करेंगे, सिक्रीशन करवाएंगे। उनको हम क्या करेंगे, सिक्रीशन करवाएंगे। यानी सिक्रीशन मतलब वो कैपिलरीज से यहाँ पर सीक्रेट होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसे ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं, दैट इज नोन एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। और ये तीनों फिनोमेनन मैंने आपको पीछे के लेक्चर में डायग्राम के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किए थे। यानी ब्लड से रिनल फिल्ट्रेट में अगर आता है, जैसे मैंने आरो अंदर की तरफ लिखा है, अगर ब्लड से रिनल फिल्ट्रेट में आता है तो ट्यूबुलर सिक्रीशन है। तो चलो हम चेक करते हैं। अभी ट्यूबुलर सिक्रीशन की मेन साइट जो है वो तो डीसीटी है। मेन साइट कौन सी है, डीसीटी है, लेकिन एक रिनल सिक्रीशन जो होता है, रिनल सिक्रीशन टेक प्लेस इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द ट्यूबुल। तो हम एक एक पार्ट करके देखते हैं। तो पहला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड पीसीटी। पीसीटी अंदर क्या सिक्रेट हो रहा है, H+ आयन, NH3 और K+ आयन का सिक्रीशन चल रहा है। दैट इज द सिक्रीशन इज टेक प्लेस हियर, दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन। बाद में आप देखेंगे कि जो लूप ऑफ वेंडे का जो डिसेंडिंग लिम्ब है, तो डिसेंडिंग लिम्ब में किसी भी प्रकार का सिक्रीशन होता नहीं है, लेकिन जैसे आप असेंडिंग लिम्ब में आते हो तो असेंडिंग लिम्ब में सिक्रीशन यूरिया का होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बाद में आपको एक पॉइंट आता है कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से यूरिया यहाँ से यहाँ पर डिफ्यूज होगा, और यूरिया जब डिफ्यूज होगा दैट कम्स टू द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और यहाँ से मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वो यहाँ पर ध्यान रखना कि थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब में यूरिया का सिक्रीशन होता है। यूरिया का सिक्रीशन होता है, और ध्यान रखना बाद में आप सीखने वाले कि काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर वहाँ की जो ऑस्मोलरिटी है मेडुला की, वो मेंटेन करने वाले दो मेन इलेक्ट्रोलाइट है, एक जो है NaCl और दूसरा जो है यूरिया। आप देख रहे हैं NaCl यूरिया, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्ले इंपॉर्टेंट इन व्हाट, काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो असेंडिंग लिम्ब के इस सेगमेंट के अंदर यूरिया का क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है। बाद में देखेंगे यहाँ पर ऊपर आप जाएंगे तो ऊपर यहाँ पर अगेन K+ और H+ आयन का क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है। तो K+ H+ आयन गेट सिक्रेटेड हियर। उसी तरह से अगर आप उस डायग्राम में देखते हैं, उस डायग्राम में मैंने लिखा है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि सिक्रीशन हो रहा है। सिक्रीशन यहाँ पर कुछ अप टू सर्टेन लेवल अमोनिया भी यहाँ पर सिक्रेट होता है डीसीटी में, या फिर K+ आयन सिक्रेट हो रहा है, H+ आयन सिक्रेट हो रहा है, K+ आयन सिक्रेट हो रहा है। इस तरह से सिक्रीशन यहाँ पर चल रहा है। तो ये जो सिक्रीशन होता है ध्यान रखना, ये सिक्रीशन करने का पर्पस क्या है, तो सिक्रीशन करने का जो पर्पस है, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ सिक्रीशन इज व्हाट, टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस एंड द पीएच ऑफ ब्लड। तो ब्लड का आयनिक बैलेंस मेंटेन करना है, पीएच मेंटेन करना है, और पीएच मेंटेन करने के लिए जैसे ब्लड के अंदर जो भी ब्लड का पीएच को डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर्स है, उनको हम क्या करेंगे, जो एक्सेस है उनको हम रिनल फिल्ट्रेट में सिक्रीट करवा देंगे, एंड दैट इज व्हाट, रिनल सिक्रीशन। दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड रिनल सिक्रीशन। तो सब रिनल सिक्रीशन कहते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि रिनल सिक्रीशन पीसीडी में हो रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब में नहीं हो रहा है। असेंडिंग लिम्ब में ये पॉइंट ध्यान रखना, थोड़ा रेयर पॉइंट है, यूरिया का सिक्रीशन हो रहा है। कहां से, यहाँ पर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से लेकर असेंडिंग लिम्ब में हो रहा है। बाद में डीसीटी इज अ मेन साइट ऑफ ट्यूबुलर सिक्रीशन। उसी तरह से अगर बॉडी को जरूरत है तो सीटी एरिया में भी, कलेक्टिव ट्यूबुल्स में भी सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन एक्चुअली अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो सिक्रीशन जो होता है इसके अंदर कई बार जो जैसे आप देखेंगे क्रिएटिन भी हो सकता है, क्रिएटिन भी होता है, कुछ अननेसेसरी ड्रग्स भी होते हैं, तो इनका भी यहाँ पर सिक्रीशन होता है। और मेन पर्पस ऑफ ट्यूबुलर सिक्रीशन इज टू मेंटेन द ब्लड पीएच एंड द आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड का पीएच मेंटेन करना,
आयनिक बैलेंस मेंटेन करना, यानी ऑलरेडी आपने किडनी के फंक्शन देखे हैं। किडनी के अंदर आपने का एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन यानी सॉल्ट वाटर का बैलेंस मेंटेन करना, ब्लड का पीएच मेंटेन करना, बाद में आप आगे चलकर देखने में ब्लड का वॉल्यूम कैसे मेंटेन होता है वो हमें देखना है। बाद में किडनी के हार्मोन्स है, एरिथ्रोपोइटिन, कैल्सिट्रॉल या हार्मोन्स है। ओके, तो इन सभी फंक्शंस के बारे में एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको एक एक फंक्शन अभी आपके समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन का पॉइंट हमने देखा है। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन और सिलेक्टिव रिअब्सॉर्प्शन ये फिनोमेनन एग्जैक्टली अपोजिट फिनोमेनन है, एग्जैक्टली अपोजिट फिनोमेनन है। जबकि आप देखेंगे कि ट्यूबुलर सिक्रीशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक दूसरे को सप्लीमेंट्री है, यानी जो यहाँ पर फिल्टर नहीं हुआ था उसको वो वापस ट्यूबुलर नेटवर्क में चल गया, उसको हमने वापस यहाँ पर सिक्रेट कर दिया। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक दूसरे को सप्लीमेंट्री है, जबकि सिलेक्टिव रिअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन ये एक दूसरे को अपोजिट फिनोमेनन है, जो आपको यहाँ पर समझना है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर दिखा है कि जो मैच्योर यूरिन बनता है, जैसे यहाँ पर जो यूरिन बनता है वो प्राइमरी यूरिन बनता है, और यहाँ पर जो यूरिन बनता है मैच्योर यूरिन बनता है। और मैच्योर यूरिन कैसा होता है? हाइपरटोनिक होता है। कैसा होता है? हाइपरटोनिक होता है। और यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये जो कंडीशन है, जब हम इनर मेडुला की पोजीशन में बात करें तो इनर मेडुला में हमेशा हाइपर ऑस्मोलैरिटी होते हैं। इनर मेडुला शोज हाइपर ऑस्मोलैरिटी। इस पॉइंट को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे कुछ पॉइंट। तो हार्मोन्स एक्ट ऑन नेफ्रॉन, दैट EDH, एंड दैट इज अ एंटीडायरेक्ट हार्मोन, दैट इज वेसोप्रेसिन, दैट इज अ वाटर रिअब्सॉर्ब करवाता है। अल्डोस्टेरॉन Na+ को रेगुलेट करता है, और पैराथायरॉयड Ca+ आयन को रेगुलेट करता है। ओके, अब ये पूरा फिनोमेनन हमने यहाँ पर देखा है। अभी लास्ट में हम इसका डिफरेंस देखते हैं। ओके, इस आज के लेक्चर का जो एंड हम डिफरेंस से करेंगे। और ये ध्यान रखना पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि असेंडिंग लिम्ब जो होता है पार्शियली परमेबल टू यूरिया होता है। असेंडिंग लिम्ब मतलब ये वाला लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब इज अ पार्शियली परमेबल टू यूरिया, और पार्शियली परमेबल होने के वजह से ही यूरिया यहाँ पर अंदर जा रहा है। पार्शियली परमेबल होने के वजह से ही यूरिया यहाँ पर अंदर जा पा रहा है। तो दैट मींस इट इज अ पार्शियली परमेबल टू यूरिया है। अभी हम यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन सिलेक्टिव रिअब्सॉर्प्शन। तो सिलेक्टिव रिअब्सॉर्प्शन को हम ट्यूबुलर रिअब्सॉर्प्शन भी कहते हैं। तो सिलेक्टिव रिअब्सॉर्प्शन को हम ट्यूबुलर रिअब्सॉर्प्शन भी कहते हैं, जबकि ट्यूबुलर सिक्रेशन को हम एगमेंटेशन कहते हैं। इसे हम कहते हैं एगमेंटेशन। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एगमेंटेशन। अभी मैंने यहाँ पर इस डायग्राम को दिखा है, डायग्राम को मैं थोड़ा हाईलाइट करना है। तो एग्जैक्टली ध्यान रखना कि डायग्राम क्या है। तो मैंने रिनल ट्यूब्यूल देखा है, ब्लैक वाला रिनल ट्यूब्यूल है, इसके अंदर रिनल फ्लूइड प्रेजेंट है। बाजू में यहाँ पर PTN है, पेरिट्यूबुलर नेटवर्क या वासा रेक्टा प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट ब्लड है। तो रिनल फ्लूइड से जो यूजफुल सब्सटेंसेस होंगे, रिनल फ्लूइड के यूजफुल सब्सटेंसेस अगर PTN या VR यानी वासा रेक्टा के ब्लड में जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। यानी रिनल फिल्ट्रेट के यूजफुल सब्सटेंसेस को हमें पेरिट्यूबुलर नेटवर्क में के ब्लड में उनको रीअब्सॉर्ब करवाना है, एंड दैट इज अ सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, यानी प्रोसेस सिलेक्टिव है। ओके, या ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन इसे कह सकते हैं। ओके, जब ट्यूबुलर सिक्रेशन अगर आप कहेंगे तो ये डायग्राम है। ब्लैक मतलब आप देखेंगे, ब्लैक का मतलब यहाँ पर रिनल फिल्ट्रेट है और एक ब्लड है। तो यहाँ पर ट्यूबुलर सिक्रेशन में लिखा है कि जो ब्लड है यानी पेरिट्यूबुलर नेटवर्क वासा रेक्टा से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे, तो हार्मफुल सब्सटेंसेस कहां पर आ रहे हैं? द हार्मफुल सब्सटेंसेस कम्स टू द व्हाट? द रिनल ट्यूब्यूल। तो अगर ब्लड से हार्मफुल सब्सटेंसेस रिनल फ्लूइड में आ रहे हैं तो दैट इज अ सिक्रेशन, और अगर रिनल फिल्ट्रेट से अगर सब्सटेंसेस ब्लड में जा रहे हैं दैट इज अ सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। यानी बोथ द फिनोमेनन आर एग्जैक्टली अपोजिट है, इसे आपको समझना है। अभी ध्यान रखना कि सिलेक्टिव रिअब्सॉर्प्शन कैसे होता है। तो सिलेक्टिव रिअब्सॉर्प्शन के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, डिफ्यूजन भी होता है। इट टेक प्लेस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी होता है या डिफ्यूजन से भी होता है, जबकि ध्यान रखना ट्यूबुलर सिक्रेशन टेक प्लेस ओनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन दोनों से होता है, एंड दिस इज अ टेक प्लेस ओनली अकॉर्डिंग टू द व्हाट एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड से होता है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर आप पॉइंट ध्यान में रखते हैं कि ये जो यहाँ पर किसका सिलेक्टिव रिएक्शन के अंदर किसका रिएक्शन हो यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, विटामिन, सॉल्ट लाइक Na+, K+, Cl- आर गेट रिएब्सॉर्ब, जबकि ट्यूबुलर सिक्रेशन में यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, हिप्यूरिक एसिड एक्सेट्रा एक्सेट्रा गेट सिक्रेटेड।
अगर आप देखते हैं कि ट्यूबुलर सिक्रीशन जब होता है, ट्यूबुलर रिअब्सॉर्प्शन जब होता है या सिलेक्टिव रिअब्सॉर्प्शन होता है, तो जब सिलेक्टिव रिअब्सॉर्प्शन होगा तो यहाँ पर ये जब रिअब्सॉर्ब होगा तो नेचुरली जो फिल्ट्रेट है, ग्लोबल फिल्ट्रेट या रिनल फिल्ट्रेट, उसका वॉल्यूम कम होता है, क्योंकि सिलेक्टिव रिअब्सॉर्प्शन का मेन पर्पस जो है वहां पर हमें दो बातें करना है। सिलेक्टिव रिअब्सॉर्प्शन में हमें दो बातें एक्सपेक्टेड है, एक रिनल फिल्ट्रेट का वॉल्यूम कम करना, उसकी कंपोजिशन को चेंज करना। ध्यान रखना, सिलेक्टिव रिअब्सॉर्प्शन के दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमें सीखना है, एक उसका वॉल्यूम कम करना है और उसकी कंपोजिशन को हमें चेंज करना है, यानी उसके अंदर के सारी यूजफुल सब्सटेंसेस को हमें निकाल देना है। इसलिए यहाँ पर ग्लोबल फिल्ट्रेट वॉल्यूम कम होता है, जबकि मैंने यहाँ पर एरो दिखाया है, यहाँ पर देखना कि ग्लोबल फिल्ट्रेट वॉल्यूम यहाँ पर क्या होता है, कम होता है। ओके, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्यूबुलर सिक्रीशन के अंदर ग्लोबल फिल्ट्रेट रेट जो होता है, ग्लोबल फिल्ट्रेट वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। मैंने एरो शॉर्टकट में दिखाया, तो यहाँ पर ग्लोबल फिल्ट्रेट वॉल्यूम कम होगा और वहां पर बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर एडिशन हो रहा है और यहाँ पर बाहर जा रहा है। ओके, और इसकी मेजर साइट जो है, इसकी मेजर साइट पीसीटी है, सिलेक्टिव रिअब्सॉर्प्शन की मेजर साइट पीसीटी है, और सिलेक्टिव और टीएस यानी आप ट्यूबुलर सिक्रीशन की मेजर साइट है डीसीटी है। यानी जो पहला फिनोमेनन है सिलेक्टिव रिअब्सॉर्प्शन की मेजर साइट पीसीटी है और ट्यूबुलर सिक्रीशन की मेजर साइट यहाँ पर डीसीटी है। अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सिलेक्टिव रिअब्सॉर्प्शन ऑफ सेम इन मरीन फिश एंड सम डेजर्ट एम्फीबियंस आते हैं। तो मरीन फिश में और डेजर्ट एम्फीबियंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो सिलेक्टिव रिअब्सॉर्प्शन फिनोमेनन एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि अंदर ग्लोमेरुलस एब्सेंट है। क्योंकि सिलेक्टिव रिअब्सॉर्प्शन की हमें जरूरत क्यों पड़ी? सिलेक्टिव रिअब्सॉर्प्शन की हमको जरूरत इसलिए पड़ी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की वजह से पड़ी है, क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नॉन सिलेक्टिव था और इसकी वजह से हमें सिलेक्टिव रिअब्सॉर्प्शन करना पड़ा है। इसीलिए हम देखते हैं कुछ एनिमल ऐसे कि जिनके अंदर ग्लोमेरुलस नहीं है, जिन एनिमल के अंदर ग्लोमेरुलस नहीं है, जिनके अंदर नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस नहीं है, तो उन्हें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या सिलेक्टिव रिअब्सॉर्प्शन प्रोसेस की जरूरत नहीं है। ओके, तो नेचुरली आप देखेंगे कि वो ऐसे एनिमल जो जिनके अंदर ग्लोमेरुलस नहीं है, तो ग्लोमेरुलस नहीं तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नहीं, सिलेक्टिव रिअब्सॉर्प्शन नहीं, और इसलिए हम देखते हैं कि ट्यूबुलर सिक्रीशन इज द ओनली वे ऑफ एक्सक्रीशन in case of this marine fish and amphibian, that is the desert amphibians are there। आप देखेंगे तो इनके अंदर ट्यूबुलर सिक्रीशन ही फिनोमेनन है, क्योंकि उनके पास ग्लोमेरुलस नहीं है। तो जिन एनिमल्स के नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस नहीं है, तो वहां पर दो फिनोमेनन एब्सेंट रहते हैं, एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और दूसरा सिलेक्टिव रिअब्सॉर्प्शन। और ऐसे जो एनिमल होते हैं उनके नेफ्रॉन में एक ही प्रोसेस से यूरिन बनता है, एंड दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड दैट इज कॉल्ड एगमेंटेशन। तो ध्यान रखना, अगर ग्लोमेरुलस है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड द सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन, और अगर ग्लोमेरुलस नहीं है तो तीन में से एक ही प्रोसेस होती है एंड दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ओके, तो इस तरह से आज हमने तीनों प्रोसेस कंप्लीट यूरिन फॉर्मेशन की, एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रिअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो यहाँ पर कई सारे पॉइंट जो है आपको क्युमुलेटिवली एक साथ लाने पड़ते हैं, और इसके आगे का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो काउंटर करंट मैकेनिज्म रहेगा और ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी रहेगा। तो आगे के टॉपिक पढ़ते हो कि आपको सारे पॉइंट यहाँ पर लगने वाले हैं, और इन सारे पॉइंट को ये डायग्राम तो आपको लगने वाली है, मतलब ये डायग्राम को बार-बार ड्रॉ करके पूरे दिमाग के अंदर सेट कर दो, क्योंकि कौन से रीजन से क्या रिएब्सॉर्ब होता है, कौन से रीजन से क्या सीक्रेट होता है, एक बार अगर आपके ध्यान में आ गया तो आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म समझने में दिक्कत होगी नहीं। और इतना कॉम्प्लिकेटेड काम किडनी हमारे लिए विदाउट एनी कंप्लेंट कर रही है, तो कभी किडनी ने आपको कंप्लेंट किया, तो इसलिए ध्यान रखना कि आप कुछ भी खा सकते हैं, आप कुछ भी पी सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी खाएंगे, आप कुछ भी पिएंगे, तो उसमें से बॉडी में कितना रखना है ये आपको टेंशन नहीं है। बॉडी में क्या रखना है ये डिसीजन इज टेकन बाय व्हाट किडनी। जैसे आपने ज्यादा पानी पी लिया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा का पानी किडनी निकाल देगी। आपने कम पानी पिया तो बॉडी के अंदर पानी को मेंटेन रखने का काम किसका है? किडनी का है। इसलिए आप कुछ भी खाओ या कुछ भी पियो, योर केयर ऑफ योर बॉडी इज टेकन बाय किडनी। ओके, तो किडनी आपके लिए कंटिन्यूअस काम कर रही है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको यूरिन फॉर्मेशन में काफी इंटरेस्ट आ गया होगा
और आज आपको एक पूरा फिनोमेनन एक्सप्लोर हो गया। यूनिट बनाना कितना कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, लेकिन हमने उसको सिंपलीफाई यहाँ पर कर दिया है। आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करो, डायग्राम को ड्रॉ करो और डिफरेंसेस को अच्छी तरह से लिखो। ओके, तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं। अगले लेक्चर्स में हम आएंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म, ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी वाले पॉइंट के साथ, और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपके सामने हम रखेंगे। ओके, तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं। ओके।